कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 6 अध्याय का नाम जैवोपक्रम। इस अध्याय के हम लोग आज बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस सिलसिले में पहला प्रश्न आ रहा है, कौन सा एंजाइम इमाल्सीकृत वसा का पाचन करता है? विकल्प है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है हमेशा, चाहे वो इंटेस्टिनल लाइपेज हो या पैनक्रिएटिक लाइपेज हो। लाइपेज एंजाइम हमेशा से ही वसा का पाचन करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। विकल्प है 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर। सही उत्तर है 120 मिलीमीटर, यानी कि हृदय में जब प्रकुंचन होता है उस समय, जिसे हम सिस्टोल भी कहते हैं, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या होगा? 120 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? विकल्प है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्र द्वारा और इनमें से सभी। सही उत्तर है फ्लोएम द्वारा। हम लोग जानते हैं कि जल एवं घुलनशील जो भी खनिज पदार्थ है वो जाइलम के द्वारा संवहन होता है और भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा ही संवहन होता है। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल। सही उत्तर है पत्ता, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपिरेशन वो किससे हो रहा है? पत्ता से हो रहा है। यानी पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से ये वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन हो रहा है। प्रश्न 5, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? विकल्प संयोजन क्रिया द्वारा, दूसरा विकल्प प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा विकल्प अपघटन द्वारा और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दूसरा विकल्प, यानी बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी कि एक ही ऐसा क्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो बनता है। बाकी सारी क्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन का खपत होता है। ऑक्सीजन को बनाने वाली एक ही क्रिया है जो है प्रकाश संश्लेषण। इसी के चलते वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो बना हुआ रहता है। प्रश्न 6, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पहला विकल्प जल से, दूसरा विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा विकल्प ग्लूकोज से और चौथा विकल्प डिफ्यूजन से। इसमें सही उत्तर है पहला विकल्प, यानी कि जल से। जल के विघटन से जल को तोड़ के ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और जो हाइड्रोजन है वो आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड को साथ वो जोड़ के बना रहा है ग्लूकोज का अणु। इसीलिए पहला विकल्प जो है वही सही उत्तर है, यानी कि जल से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, मैग्नीशियम पाया जाता है। पहला विकल्प क्लोरोफिल में, दूसरा विकल्प लाल रक्त कण में, तीसरा विकल्प बर्नी लवक में, चौथा विकल्प श्वेत रक्त कण में। सही विकल्प है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पहला विकल्प स्वपोषी, दूसरा विकल्प मृतजीवी, तीसरा विकल्प संभोजी और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मृतजीवी। यानी कवक सड़े गले चीज़ों के ऊपर, मृत पदार्थों के ऊपर वो बनता है या वो उसका वृद्धि होता है, वहाँ जन्म लेता है और उसी से वो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसीलिए इस तरह के पोषण विधि को हम लोग कहते हैं मृतजीवी, यानी कि सैप्रोफाइट।
अगला प्रश्न, प्रश्न 9। पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। पहला विकल्प है कोशिका द्रव्य में, दूसरा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा विकल्प है हरित लवक में, चौथा विकल्प है केंद्रक में। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटता है, उसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये वाला हिस्सा होता है कोशिका द्रव्य में। और पायरुवेट जो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में ऑक्सीजन के सहारे, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? पहला विकल्प मनुष्य में, दूसरा विकल्प कॉकरोच में, तीसरा विकल्प घोड़ा में, चौथा विकल्प ऊंट में। जो भी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े हैं उसी में खुला संचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी जितने भी जंतु का नाम है, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट, इन सब में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर होगा बी, यानी कि कॉकरोच में। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? विकल्प, पहला विकल्प वृक्क नलिका, दूसरा विकल्प न्यूरॉन, तीसरा विकल्प एक्सॉन और चौथा विकल्प नेफ्रिडिया। तो इसमें सही उत्तर होगा वृक्क नलिका, जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। मनुष्य की वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। कुटपाद किस में पाया जाता है? पहला विकल्प पैरामीशियम में, दूसरा विकल्प यूग्लिना में, तीसरा विकल्प अमीबा में, चौथा विकल्प इनमें से किसी में नहीं। सही उत्तर है अमीबा में। अमीबा का जो एक कोशिकीय जीव है और साथ में ये अपना खाना ये जो भी अपना चलने का विधि सब इसी कुटपाद से करते हैं। इसका शरीर का एक हिस्सा किसी भी तरीके से थोड़ा सा आगे निकल जाता है और वही उसके चरण जैसे लगता है, लेकिन एक्चुअली असली पैर नहीं है। तो इसे हम कुटपाद कहते हैं या स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये एकमात्र हम लोग इस विकल्प में अमीबा में ही पाते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर हो गया विकल्प सी, यानी कि अमीबा में। अगला प्रश्न 13। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला विकल्प उपचयन, दूसरा विकल्प संयोजन, तीसरा विकल्प अपचयन, चौथा विकल्प विस्थापन। क्योंकि भोजन का पाचन जो है वो बड़े यौगिक को तोड़ के छोटे छोटे अणु के यौगिक में बदलना, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अपचयन। और अगर छोटे छोटे अणु जोड़ के बड़े अणु बनते हैं तो उसे हम कहते हैं उपचयन। तो यहाँ पे इस तरह की रासायनिक क्रिया को जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जैविक प्रक्रम, उसे हम कहते हैं अपचयन। तो सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पहला विकल्प जड़ में, दूसरा विकल्प तना में, तीसरा विकल्प पत्तियों में और चौथा विकल्प प्रत्येक भाग में। सही उत्तर है प्रत्येक भाग में, यानी कि उत्तर डी। पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। पौधों की हर कोशिका जो है वो श्वसन में हिस्सा लेते हैं और अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं। तो इसीलिए पौधों में श्वसन उसके प्रत्येक भाग में होता है। अगला प्रश्न, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? पहला विकल्प विसरण द्वारा, दूसरा विकल्प परासरण द्वारा, तीसरा विकल्प अवशोषण द्वारा और चौथा विकल्प निष्कासन द्वारा। प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशिकीय जीव जो अपने
कोशिका झिल्ली से अवशिष्ट पदार्थ को विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के माध्यम से वो निष्कासन करता है। तो इसीलिए सही विकल्प होगा विसरण द्वारा यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? पहला विकल्प ट्रैकिया, दूसरा विकल्प नाक, तीसरा विकल्प फेफड़ा और चौथा विकल्प क्लोम। तो हमारे में जो मनुष्य में श्वसन यानी कि जो हमारी वायु है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन के वायु है या श्वसन के गैस है, वो कहाँ पे हस्तांतरण हो रहे हैं? तो जहाँ हो रहे हैं वो प्रधान अंग जो है वो क्या है? फेफड़ा। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग जो है वो है फेफड़ा, यानी कि सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है अथवा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पहला विकल्प किडनी में, दूसरा विकल्प यकृत में, तीसरा विकल्प आमाशय में, चौथा विकल्प अग्नाशय में। अमोनिया यानी कि जो हमारा उत्सर्जन पदार्थ है शरीर में, जो भी हम प्रोटीन या नाइट्रोजन वाले जो भी यौगिक है वो टूट के अमोनिया में बदलता है। अमोनिया के रूप में हमारे शरीर से निकलता नहीं है। ऐसे में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है ताकि वो हमें कम क्षति पहुंचाए। अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन की जो क्रिया है वो यकृत में होता है। तो इसीलिए सही उत्तर जो है वो क्या होगा? यकृत, यानी कि विकल्प बी। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला विकल्प यकृत, दूसरा विकल्प प्लीहा और तीसरा विकल्प हृदय और चौथा विकल्प आमाशय। सही उत्तर है प्लीहा। लाल रक्त कोशिकाओं के पास केंद्रक नहीं होता है और इसका औसतन आयु होता है 120 दिन। ऐसे में अपनी आयु पूरा करने के बाद लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो प्लीहा तक पहुंचती है और मरे हुए लाल रक्त कोशिकाएं वहां जमा होती है। इसीलिए उसे कब्रगाह कहा जाता है और वहां से लाल रक्त कोशिकाओं को फिर यकृत में भेजा जाता है, जहां से लाल रक्त कोशिकाओं में जो आयरन यानी कि लौह पदार्थ रहता है उससे हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो काम है वो होता है। तो इसीलिए बाकी जो हीमोग्लोबिन को छोड़ के जो लाल रक्त कोशिकाओं का हिस्सा है वो शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। लेकिन इस तरह से हीमोग्लोबिन बनाने में इस मृत लाल रक्त कोशिकाओं से आयरन को या लौह पदार्थ को निकाल के भेजा जाता है। तो इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है बी, विकल्प बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? पहला विकल्प डायरिया, दूसरा विकल्प टीबी, तीसरा विकल्प निमोनिया और चौथा विकल्प बी और सी दोनों। डायरिया जो है वो आंत की बीमारी है, आंत में किसी तरह का संक्रमण के चलते होता है। टीबी जो है वो फेफड़े में संक्रमण के चलते होता है। निमोनिया भी फेफड़े में संक्रमण के चलते होता है। तो फेफड़ा जो है वो हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य हिस्सा है। तो इसीलिए टीबी और निमोनिया जो है दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसीलिए सही विकल्प होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहला विकल्प लार ग्रंथि, दूसरा विकल्प आमाशय, तीसरा विकल्प यकृत और चौथा विकल्प थायराइड। तो इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत आकार में सबसे बड़ी है। अगर हम ग्रंथियों में उसे गिनते हैं तो ग्रंथि के रूप में यकृत सबसे बड़ा
ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में, इसीलिए सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? पहला विकल्प परजीवी के, दूसरा विकल्प मृतजीवी के, तीसरा विकल्प परासरणी के और चौथा विकल्प स्वपोषी के। गोबर छत्ता जो है वो फंगस या फंगी का हिस्सा है और ये एक तरह का फंगी है। तो ऐसे में कवक जिसे हम कहते हैं, और हम जानते हैं कि कवक जो है वो सड़े गले पदार्थों पे ही उगते हैं और ऐसे सड़े गले पदार्थों से ही वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग मृतजीवी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि मृतजीवी के। अगला प्रश्न, मनुष्य की मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? पहला विकल्प 4, दूसरा विकल्प 1 और तीसरा विकल्प 2 और चौथा विकल्प 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि 3 जोड़े। अगला प्रश्न, हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? पहला विकल्प वसा, दूसरा विकल्प प्रोटीन, तीसरा विकल्प जल और चौथा विकल्प मंड। हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा जो है वो मंड के रूप में रहती है, तो इसीलिए सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पर्णहरित का मुख्य कार्य है? पहला विकल्प ऑक्सीजन मुक्त करना, दूसरा विकल्प प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तीसरा विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, चौथा विकल्प जल का अवशोषण करना। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और उसी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जल को तोड़ने में सहायता करता है और इसी से हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है इस ऊर्जा के माध्यम से संपूर्ण होता है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पहला विकल्प ट्रिप्सिन, दूसरा विकल्प पेप्सिन, तीसरा विकल्प टायलिन, चौथा विकल्प काइमोट्रिप्सिन। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम लोग टायलिन कहते हैं या सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च को यानी कि मंड को वो शर्करा में माल्टोज में बदलता है। में सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी कि टायलिन। अगला प्रश्न, स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? पहला विकल्प द्वार कोशिकाएं, दूसरा विकल्प सहायक कोशिकाएं, तीसरा विकल्प ए तथा बी दोनों और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। जब हम स्टोमाटा का चित्र देखते हैं तो हम पाते हैं कि स्टोमाटा एक छिद्र का नाम है और उस छिद्र को घेरे हुए 2 किडनी के आकार का 2 सेल रहता है जिसे हम द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। वो उसी में हम देखते हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसीलिए सही उत्तर होगा द्वार कोशिकाएं यानी कि विकल्प ए। अगला प्रश्न, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? पहला विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा विकल्प कोशिका द्रव्य में, तीसरा विकल्प हरित लवक में, चौथा विकल्प कोशिका झिल्ली में। सही विकल्प है बी यानी कि कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन जो है उसमें सिर्फ जो है वो ग्लाइकोलाइसिस वाली हिस्सा होती है और ये ग्लाइकोलाइसिस वाला
हिस्सा जो है वो कोशिका द्रव्य में ही होते हैं, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं है। इसीलिए सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते? पहला विकल्प प्रोटीन, दूसरा विकल्प सेलुलोज, तीसरा विकल्प वसा और चौथा विकल्प इनमें से सभी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी मांसाहारी जीव है उसके पास एक एंजाइम नहीं रहता है। उस एंजाइम का नाम है सेलुलोज एंजाइम। सेलुलोज एंजाइम के बिना वो सेलुलोज एंजाइम के बिना वो सेलुलोज को पाचन नहीं कर पाता है। सेलुलोज जो पौधों में पाया जाता है, तो इसीलिए सेलुलोज एंजाइम चूँकि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों के पास नहीं है, इसीलिए वो पौधों में उपलब्ध सेलुलोज को वो पाचन नहीं कर पाते। इसीलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि सेलुलोज। अगला प्रश्न, पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? पहला विकल्प प्रोटीन, दूसरा विकल्प वसा और तीसरा विकल्प कार्बोहाइड्रेट और चौथा विकल्प विटामिन। पित्त जो है वो वसा को छोटे छोटे कण में तोड़ता है या विखंडन करता है। उसके बाद वसा को पाचन करना आसान हो जाता है। इसीलिए पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? उसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि वसा। अगला प्रश्न, आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, फंडिक, पायलोरिक या पैरोटिड? इसका सही उत्तर होगा पायलोरिक। आमाशय का पिछला भाग जो है वो पायलोरिक कहलाता है। कार्डियक और फंडिक जो है उसके आगे रहता है, यानी उसके पहले रहता है। तो इसलिए सही उत्तर हो गया विकल्प सी, यानी कि पायलोरिक। यहीं पे हमारे इस अध्याय का आज का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।